दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों के शिविर पर हमले की एसआईटी जांच की मांग। हाई कोर्ट ने मोदी सरकार और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। वहीं आज उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। चक्रवाती तूफान याद से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। वहीं राहुल गांधी के वार पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का पलटवार, कहा लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। वहीं राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले जनता वैक्सीन और महंगाई से परेशान, लेकिन केंद्र की प्राथमिकता सोशल मीडिया और झूठी इमेज। वहीं महाविकास अघाड़ी सरकार में पड़ी बड़ी दरार, प्रमोशन के आरक्षण और रिफाइनरी के मुद्दे पर अड़ी कांग्रेस। वहीं मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की खतरे में कुर्सी, बदलने को लेकर अटकलें तेज। वहीं यूपी में सरकारी कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे हड़ताल, गवर्नमेंट ने लागू किया नया नियम। वहीं पीएम मोदी का अधिकारियों को कड़ा निर्देश, बोले ब्लैक फंगस की दवाई दुनिया में जहां भी हो भारत लाई जाए। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी पाबंदियां 15 जून तक बढ़ाई गई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। वहीं सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर सरकार के तेवर सख्त, नए नियमों को लेकर तत्काल रिपोर्ट मांगी गई। वहीं झारखंड की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान यास, यूपी के 25 जिलों में भारी बारिश के आसार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी किसानों के शिविर पर हमले की एसआईटी जांच की मांग। हाई कोर्ट ने मोदी सरकार और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। ये आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के कैंप पर 29 जनवरी को हुए कथित हमले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी से स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार के गृह विभाग और अलीपुर पुलिस थाने, जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना स्थल आता है, इन दोनों को नोटिस जारी किया और उनसे याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंगू बॉर्डर पर किसानों के कैंप पर 29 जनवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों की मदद से और उनके मार्गदर्शन पर हमला किया था। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि अलीपुर पुलिस थाने में असामाजिक तत्वों और मामले में कथित तौर पर संलिप्त दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आपको बता दें कि याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी मामले की उचित जांच के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में एसआईटी द्वारा मामले की स्वतंत्र जांच के अलावा घटना स्थल पर लगे पुलिस कैमरों में कैद घटना की वीडियो फुटेज को सुरक्षित रखने का अनुरोध भी किया गया है। आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान किया है कि हम अपना आंदोलन तब तक जारी रहेंगे तब तक कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों पे हमले को लेकर अब एसआईटी जांच की मांग की गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, आज उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। चक्रवाती तूफान याद से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवाती तूफान याद से प्रभावित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों का दौरा करेंगे और दोनों ही राज्यों में इससे हुए नुकसान की समीक्षा भी करेंगे। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री सबसे पहले उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचेंगे, जहां वो एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके बाद वो उड़ीसा के बालासोर और भद्रक तथा पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिलों के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दिल्ली लौटने से पहले प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एक समीक्षा बैठक करेंगे। चक्रवाती तूफान यास के बुधवार को देश के पूर्वी तटों से टकराने के बाद भारी बारिश हुई और भारी तबाही मची। चक्रवात के दौरान 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने से कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि जिसके कारण पीएम नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। बड़ी खबर, राहुल गांधी के वार पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का पलटवार, कहा लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को दिल्ली से अधिक न्यूयॉर्क पर भरोसा है, कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती है। हर्षवर्धन ने राहुल गांधी के ट्वीट के रिप्लाई में कहा कि लाशों पर राजनीति कांग्रेस स्टाइल, पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित
प्रमाणित हो रही है। राहुल गांधी जी को दिल्ली से अधिक न्यूयॉर्क पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया था कि नंबर झूठ नहीं बोलते, भारत सरकार झूठ बोलती है। इस खबर में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कोरोना संबंधित आंकड़ों और असलियत में बहुत अंतर है। आपको बता दें कि जिसको लेकर अब डॉक्टर हर्षवर्धन ने राहुल गांधी पर तगड़ा हमला किया और कहा कि लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। और बड़ी खबर, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले जनता वैक्सीन और महंगाई से परेशान, लेकिन मोदी सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया और झूठी इमेज चमकाना। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई, कोरोना वायरस की वैक्सीन की कमी पर नरेंद्र मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला और कहा कि जनता इन चीजों से परेशान है, जबकि सरकार सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने और अपनी झूठी इमेज चमकाने में लगी हुई है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया और झूठी इमेज है, जनता की प्राथमिकता रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना वैक्सीन। ये कैसे अच्छे दिन हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के दौरान महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इससे लोग परेशान हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस महीने खाद्य तेलों के दाम पिछले एक दशक के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले साल के मुकाबले खाने के तेल की कीमतों में औसतन 19 से लेकर 52% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के लिए नए डिजिटल कानून लेकर आई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार नए कानून के जरिए सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना चाहती है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने में नाकाम रही सरकार अब आलोचनाओं से परेशान होकर सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना चाहती है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ अपनी इमेज चमकाने में लगी है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में पड़ी बड़ी दरार, प्रमोशन में आरक्षण और रिफाइनरी के मुद्दे पर अड़ी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में भले ही ऊपरी तौर पर सब सामान्य दिख रहा हो, लेकिन अंदर खाने गठबंधन के तीनों दलों में तलवारें खिंची हैं। खासतौर पर शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से प्रमोशन में आरक्षण पर रोक और नानर ऑयल रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को ठप करने का कांग्रेस ने विरोध किया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और इसमें कांग्रेस के नेताओं की ओर से दोनों मुद्दों को उठाया जा सकता है। अटकलें इस बात की भी लग रही हैं कि यदि शिवसेना इन मुद्दों पर सहमत नहीं होती है तो कांग्रेस सरकार से अलग हो सकती है। हालांकि बात करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर बाला साहेब थोराट ने ऐसी अटकलों को खारिज किया है। थोराट ने कहा कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है, लेकिन समर्थन वापस लेने की धमकी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन को हटाने पर सरकार ने अपनी नाराजगी पहले ही जाहिर कर दी है। इस मुद्दे को अब कैबिनेट मीटिंग में एक बार फिर से उठाया जा सकता है। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत इस मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक हैं। उनका कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने और रिक्त सरकारी नौकरियों को सीनियरिटी से भरने का 7 मई का राज्य सरकार आदेश तत्काल रद्द होना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में दरार पड़ गई है और कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी है। अब देखना यह होगा कि सरकार गिरती है या फिर तीनों में सहमति बन जाती है। और ये बड़ी खबर, खतरे में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की कुर्सी बदलने को लेकर अटकलें हुई तेज। ये आपको बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहे कर्नाटक में ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बदलने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्रियों और विधायकों ने पहली बार इस तरीके के कदमों को खुले तौर पर स्वीकार किया है ताकि कर्नाटक भाजपा के मजबूत नेता को हटाने को लेकर दबाव बनाया जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले कई विधायकों ने इस तरीके के बदलाव की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 78 वर्षीय दिग्गज नेता अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और 2 साल बाद अगले चुनावों के दौरान पार्टी का नेतृत्व भी करेंगे। राजस्व मंत्री आर अशोक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे दिल्ली में कई विधायकों के डेरा डालने की जानकारी मिली है। मुझे आज भी कई जगहों पर होने वाली बैठकों के बारे में पता चला है। मैंने मीडिया में देखा है कि कई मंत्री भी इसका हिस्सा हैं। ये सच है, इस तरीके की चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि मुझसे कुछ विधायकों के दिल्ली जाने के बारे में पता चला है। ये 100% सच है कि ऐसा घटनाक्रम हो रहा है, जबकि कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं तो कुछ परोक्ष रूप से शामिल हैं। मीडिया में उनके बयान देख रहा हूं, लेकिन मेरी प्राथमिकता कोरोना से पीड़ित लोगों के साथ खड़ा होना है। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की कुर्सी खतरे में है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को तत्काल बदला भी जा सकता है। और बड़ी खबर, यूपी में सरकारी कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे हड़ताल, गवर्नमेंट ने लागू किया नया कानून। ये आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच यूपी में सरकारी कर्मचारियों की कई यूनियनें अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की तैयारी कर रही हैं। वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश में
में एस्मा कानून लागू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार की ओर से लागू किए गए एस्मा कानून का पूरा नाम आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 है। इसके साथ ही यूपी में सभी सरकारी सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार के अधीन सभी लोक सेवा प्राधिकरण निगम समेत सभी सरकारी विभागों पर यह आदेश लागू रहेगा। सूत्रों के अनुसार सरकार ने फिलहाल 6 महीने के लिए एस्मा लगाया है। जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं हालात ठीक होते देख इसे 6 महीने से पहले वापस भी लिया जा सकता है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य में अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी छुट्टी एवं हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सभी अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि जो भी कर्मचारी आदेश का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, कहा ब्लैक फंगस की दवाई दुनिया के जिस भी कोने में उपलब्ध हो तुरंत भारत लाई जाए। यह आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बाद अब भारत में महामारी का रूप ले चुके ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुट गई है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर लिपोसोमल इंफोटेरेसिन बी नाम के इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इस दवा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 5 और कंपनियों को इसे बनाने का लाइसेंस जारी कर दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी लगातार इस सिलसिले में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है ये दवा दुनिया के जिस भी कोने में उपलब्ध हो उसे तुरंत भारत लाया जाए। उनके निर्देश के बाद दुनिया भर में फैले भारतीय दूतावास अपने अपने देशों में उपलब्ध इस दवा को भारत भेजने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि भारत में इस वक्त ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस का कहर जारी है और इससे लगातार कई मौतें हो रही हैं और ये जानलेवा बीमारी है। आपको बता दें कि इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया है कि ब्लैक फंगस की दवाई दुनिया के जिस भी कोने में उपलब्ध हो उसे तुरंत भारत लाया जाए। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, पश्चिम बंगाल में 15 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिए जारी पाबंदियां यानी लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण वैश्विक महामारी संबंधी हालात में थोड़ा सुधार आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जुलाई अंत में 12वीं कक्षा और अगस्त मध्य में 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि संबंधित बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की जल्द ही घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों से कहा कि हमने कोविड-19 संबंधी सभी नियमों का पालन करते हुए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं कराने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी घोषणा की है और 15 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी, कहा शराब की बिक्री पर रोक हटाना, लक्षद्वीप के लोगों की संस्कृति पर बड़ा हमला। ये आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक मसौदा नियमनों के तहत लक्षद्वीप में शराब से सेवन पर रोक हटाई गई है। इसके अलावा पशु संरक्षण का हवाला देते हुए बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। लक्षद्वीप की अधिकतर आबादी मछली पालन पर निर्भर है, लेकिन विपक्षी नेताओं का आरोप है कि प्रफुल्ल पटेल ने तट रक्षक अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर तटीय इलाकों में मछुआरों की झोंपड़ियों को तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में प्रशासक की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों का लगातार विरोध हो रहा है। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लक्षद्वीप में प्रशासक मुद्दे को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में दखल देने का अनुरोध किया है। उन्होंने आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री इस मामले में दखल दें और ये सुनिश्चित करें कि इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल खेड़ा पटेल के आदेशों को तुरंत वापस लिया जाए। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश, लाल किले पर कब्जा करना चाहते थे किसान, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बड़ा दावा। ये आपको बता दें कि किसान प्रदर्शन के दौरान 26 जनवरी को लाल किला परिसर में हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कई हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में यह बात सामने आई है कि प्रदर्शनकारी किसानों ने लाल किले पर कब्जा करने की योजना बनाई थी और इसे एक नया प्रदर्शन स्थल में तब्दील करने की साजिश थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से 26 जनवरी की तारीख ही चुनी थी। पुलिस ने 3224 पेज की अपनी चार्जशीट में लाल किले पर हुई हिंसा को पूर्व नियोजित बताया है। बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में कई जगह पर हिंसा की आग भड़की थी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने चार्जशीट को लेकर कहा कि योजना के अनुसार किसान बड़ी संख्या में लाल किले में दाखिल हुए और घंटों परिसर में रहे। किसान लाल किले पर कब्जा करना चाहते थे और इसे एक नया प्रदर्शन स्थल बनाना चाहते थे। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारी किसानों ने दुनिया भर में मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए 26 जनवरी का विकल्प चुना था। इस मैटर में आपका क्या कहना है? क्या सच में ऐसा था या किसान आंदोलन को बदनाम करने की बड़ी साजिश है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर
कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, पंजाब में 10 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जी आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना संक्रमण के आ रहे नए मामलों को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह पर राज्य की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। इस बात का ऐलान गुरुवार को किया गया। हालांकि इसके साथ ही कुछ रियायतें भी दी गई हैं। प्राइवेट गाड़ियों से यात्रियों की सीमित संख्या को हटा लिया गया है। इसके साथ ही अस्पतालों में दोबारा एक्टिव सर्जरी और ओपीडी की भी इजाजत दी गई है। साथ ही ऑक्सीजन के गैर मेडिकल इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही सभी प्राइवेट अस्पतालों को रेट लिस्ट गेट के बाहर लगाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। अमरिंदर सिंह ने आदेश दिया है कि सभी अस्पतालों के एंट्री गेट पर बोर्ड लगाकर उस पर रेट दर्शाया जाए। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। और बड़ी खबर, झारखंड की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान यास, यूपी के 25 जिलों में भारी बारिश के आसार। ये आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास ने भारी तबाही मचाई है। यास के तांडव से सैकड़ों तटीय गांवों में पानी भर गया और लाखों घर उजड़ गए। इससे पश्चिम बंगाल में 3 और उड़ीसा में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। सिर्फ बंगाल में ही यास से 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश से उड़ीसा, बंगाल के कई जिले जलमग्न हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और सैकड़ों तटबंध भी टूट गए हैं। राहत एवं बचाव दल लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात के प्रभाव की जानकारी के लिए आज दोनों राज्यों का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में भारी तबाही मची है। पटना मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने कहा कि चक्रवात यास कम दबाव वाले क्षेत्र में फैल गया है और इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों तक बिहार राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होगी। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा चक्रवाती यास कमजोर होकर अब झारखंड की तरफ बढ़ा है और यहां पर अलग अलग आश्रय स्थलों में शरण लिए लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। आपको बता दें कि भारतीय तटों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान यास भले ही कुछ कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अगले 1 से 2 दिन में भारी बारिश के रूप में इसका असर पड़ने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत कोरोना मुक्त हो जाए और किसान आंदोलन का जल्द समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।